मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 12वीं के बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। आज मैं आपको अगला टॉपिक बता रहा हूँ। अगला टॉपिक जो है वो है आव्यूहों का परिवर्त, है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है इसको आप समझिए। तो बेटा कुछ नहीं होता, ये बहुत ही सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह हमने लिख लिया, है ना, किसी भी कोड का आव्यूह हो सकता है, आपने लिख लिया। लिखने के बाद आपको उसका क्या निकालना है, परिवर्त निकालना है ना, आव्यूहों का परिवर्त। परिवर्त को निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, जितने रो हैं, रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रो बना दीजिए, ठीक है। तो अपने आप किसमें बदल जाता है, उसके परिवर्त के रूप में। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आव्यूह लिया, ए बी सी इसमें अवयव हैं और डी ई एफ। तो पहली पंक्ति ये है, इस पहली पंक्ति को हमने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। दूसरी पंक्ति ये है, इस दूसरी पंक्ति को हमने क्या कर दिया, कॉलम बना दिया। अब देखिए ये किस कोड का व्यू है, ये है आपका 2x3 का व्यू है ना। तो ये और इसकी कोड क्या हो जाएगी, 3x2, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां और 2 कॉलम है। तो बस इतना है आपका आव्यूहों का परिवर्त, केवल यही कहलाता है। और इसको ए डैश अथवा ए पावर टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी होगा, ए माना है तो ए डैश करेंगे, बी मानेंगे तो बी डैश करेंगे, वो जैसा होगा उस प्रकार से करते रहेंगे। इसी में एक चीज़ और है, देखिए अगर ए डैश हमने किया और ए डैश का मान तो आप देख ही रहेंगे यही है, और इसमें एक डैश और कर दें, यानी एक बार इसको फिर इंटरचेंज कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा, मतलब फिर से पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में करेंगे। तो पूरे कॉलम को पंक्ति में कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका ए बी और सी, और ये हो जाएगा डी ई और एफ, है ना। तो अब ये देखिए पंक्ति को कॉलम में किया था, अब की बार क्या करेंगे, कॉलम को पंक्ति में कर देंगे, उसी का जस्ट उल्टा है। डैश फिर लगा दिया ना, डैश मतलब जस्ट उल्टा कर देंगे। तो ये कितना बन गया, ये आपका 2x3 बन गया। और इसका मान देखिए, इसका मान कितने बराबर आ गया, इसका मान ए के बराबर आ गया। इसीलिए कहीं किताब में आपको मिल जाएगा ए डबल डैश का मान आपका क्या होगा, ए के बराबर हो। कहीं ऐसा लिखा रहेगा, कहीं हो सकता है ऐसा मिल जाए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। चलिए इसी से जुड़ा हुआ कुछ और तथ्य, जैसे दो आव्यूह और आपको पढ़ने हैं, एक सममित आव्यूह, एक विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित और सममित आव्यूह क्या होते हैं, एक ऐसा आव्यूह हो जिसका ए डैश निकालें, यानी उसका परिवर्त निकालें और दोनों का मान कैसा आ जाए, बराबर आ जाए। अगर ऐसा कोई आव्यूह आपको दिखे तो उस आव्यूह को आप क्या कह सकते हैं, सममित आव्यूह कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ए बराबर यहाँ पे ले लिया, यहाँ ले लिया 1 2 3, है ना, यहाँ ले लिया 2 2 4, और यहाँ क्या ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 6, और यहाँ ले लेते हैं 3 6 और 5। ऐसे हमने ले लिया। अब आपको अपने से नहीं लेना है, किताब में दिया रहेगा, है ना, उसी को आपको देख के बताना होगा कि सम्मित है कि नहीं है। अब आप देखिए इसमें क्या करना है, सभी रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जैसे ही इसका देखिए, मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ बेटा, इसका मैं निकाल रहा हूँ ए डैश। तो देखिए क्या आएगा, अब इसको हम ऐसे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 2 4 6, देखिए, और क्या आएगा 3 6 और 5, है ना। तो जैसे ही मैं, अब देखिए दोनों को देखने से आपको पता चल गया है कि ए डैश बराबर कितना आ रहा है, 8। तो इसलिए ये क्या है, ये कैसा आव्यूह है, ये सममित आव्यूह, ठीक है। ये कैसा आव्यूह है, सममित आव्यूह। अब देखिए इसमें जब मान लीजिए सममित आव्यूह लिखने के लिए कोई कहे तो आपको ध्यान क्या देना, ये डायगोनल जो आव्यूह है, यानी विकर्ण वाले हैं, इसको तो आप जैसा चाहे वैसा लिखें, जो इच्छा वो लिख दीजिए, है ना। लेकिन ध्यान रहे कि ये दोनों बराबर हों, ये दोनों बराबर हों, और ये दोनों बराबर हों। जो भी संख्या लिखें दोनों में बराबर लिखें, ठीक है। ये कैसा होगा, ये सममित आव्यूह हो जाएगा। अब विषम सममित देख लीजिए। विषम सममित में आपको कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए यहाँ हम 2 ही वर्ग आव्यूह लेते हैं, तो 2x2 का ले लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। यहाँ हमने 2 ले लिया, यहाँ हमने 5 ले लिया, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, विकर्ण में आप कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम 2 ले रहे हैं, यहाँ हम 3 ले रहे हैं, और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, -3। किया क्या हमने, इनको हमने आपस में इनके चिन्ह बदल दिए, है ना। अब इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम ए डैश,
देखिए ए डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, ए डैश निकालोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3 आएगा, -3 और 5 आएगा। और अब बताओ यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, या माइनस कॉमन लीजिए, एक प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया ये है कि किसी एक पंक्ति अथवा एक कॉलम में आप माइनस से भाग दीजिए तो, या गुणा करिए, है ना, गुणा किया जाता है, भाग तो नहीं जाता। तो ये आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखना ये है कि जब इसको हल करने के बाद ए डैश बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो जैसे ही आ जाए, यहाँ पे ये माइनस था, यहाँ पे ये माइनस हो गया, है ना। तो जैसे ही ऐसा आ जाए तो आप समझ लीजिए वो कैसा हो गया, विषम सममित हो गया, है ना। तो आपको ये हल करना है इसका कोई। अब देखिए एक तरीका और समझिए इसी में, कि अगर किसी अवयव का विषम सममित अवयव निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर दीजिए, है ना, या उसको ऐसे सॉल्व करिए माइनस से गुणा। हालांकि वो लॉजिक है, उसमें फिर बाद में क्लासरूम में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना ही जानिए, ज़्यादा कुछ जो सैद्धांतिक बातें हैं बेटा वो फिर क्लासरूम में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए अगर कोई अवयव है, और इसी में थोड़ा छोटा छोटा टॉपिक है, एक कोई अवयव है ए, है ना, और ए में ए डैश को जोड़ दीजिए तो जो परिणाम आएगा, ए में क्या करिए, ए डैश को जोड़ दीजिए, जो परिणाम आएगा बेटा कैसा आएगा, सममित आएगा, ठीक है। और इसी ए में ए डैश को घटा दीजिए तो कैसा परिणाम आएगा, ये जो आएगा बेटा आएगा विषम सममित। ये लॉजिक ही है ना। कोई भी अवयव ले लीजिए, कोई भी अवयव आप वर्ग अवयव हो, और उसमें ए में ए डैश को जोड़ दीजिए तो आपका सममित अवयव आएगा, जो फाइनल आएगा वो कैसा होगा, सममित होगा। और जैसे मान लीजिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा ये क्या हम क्या बोल रहे हैं, तो थोड़ा देखिए। जैसे मान लीजिए ए बराबर हमने यही ले लिया, है ना, कोई भी ले लेते हैं। यहाँ ए बराबर हमने ले लिया 2, यहाँ ले लिया हमने 3, यहाँ हमने ले लिया 7 और यहाँ हमने ले लिया 7, है ना, ऐसे हमने ले लिया। ये तो सममित हो गया। सममित अवयव ना लेके मैं नॉर्मल अवयव लेता हूँ, ठीक है, बाकी आपको ऐसा ना लगे कि हम अपने यहाँ हिसाब सममित सेट कर रहे हैं। तो हमने ले लिया 1 2 3 और 4, ऐसे ले लिया, कोई दिक्कत है ना। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसका हम निकाल लेंगे ए डैश। ए डैश आप निकालोगे तो कितना आएगा, ए डैश जैसे आप निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 1 2 ऐसे है, 1 2 ऐसे लिखेंगे, 3 4 ऐसे है तो 3 और 4 ऐसे लिखेंगे, है ना। और यहाँ हमको निकालना क्या है, ए प्लस ए डैश, है ना, ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश आप निकालोगे तो क्या होगा, ये इससे जुड़ जाएगा तो एक क्या हो जाएगा, 2 3 2 5, 3 2 5, 4 4 8। अब देखो आप ये सममित अवयव है कि नहीं है, ये कैसा है, ये सममित है। तो वही मैं कह रहा था कि जब आप किसी वर्ग अवयव में उसके डैश को जोड़ देंगे तो अवयव कैसा बन जाएगा, सममित अवयव बन जाएगा, है ना। और जब किसी सममित अवयव किसी अवयव में, अब देखिए इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इसको भी इसी तरह से इसको भी देख लेते हैं, है ना। अब ये क्या था, ए माइनस ए डैश करके देख लेते हैं। ए माइनस ए डैश करेंगे, देखिए एक में से एक जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। और एक में 2 में से 3 जाएगा तो -1 आएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। और आप देखो 4 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये देखो ये कैसा आ गया, ये विषम सममित है। ये कैसा है, विषम सममित, है ना। और ये कैसा था, ये सममित था। तो ये बस यही कहना था। ये दो पॉइंट है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद अगर कह दे कि कोई अवयव है आपके पास, मान लीजिए कोई अवयव है और उसको सममित और विषम सममित अवयव के रूप में लिखो, तो उसका एक फार्मूला है, बस इतना ही आप याद रखिए, 1/2 ए प्लस ए डैश। देखो ये कहीं अलग से नहीं आया, ए प्लस ए डैश कर देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। प्लस 1/2 करो और ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, क्योंकि अवयव वही है। ए को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप ये प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि इतना काहे लिख दिया। थोड़ा सा इसको हल करके देख लो।
1/2 1/2 है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ a है बराबर 1/2 है, तो a प्लस a डैश है सॉरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 तो नीचे रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, और यहाँ आप देखिए a प्लस a डैश और प्लस a माइनस a डैश से a डैश कट जाएगा, a कितना हो जाएगा बेटा, a आपका हो जाएगा 2a और बटे 2 बराबर क्या हो गया a। तो कुल मिला के आप ये देख रहे हैं, कुल मिला के आप ये देखिए कि ये दोनों, ये और ये पक्ष दोनों है बराबर ही है ना। लेकिन प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न आपसे पूछेगा कि किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखो। तो आपको कुछ नहीं करना है, मान लीजिए यही आव्यूह है, कोई भी आव्यूह ले लीजिए है ना, उसको आपको इस प्रकार से लिख देना है, पहले उसका आव्यूह इन्वर्स निकाल लेना है, इसके बाद जोड़ करके 2 से गुणा कर देना है और घटा करके 2 से गुणा कर देना है ना, और आपका ही फाइनल हो जाएगा। अब जो अगले इसके आगे क्रम में देखिए सवाल आप हल करिएगा, मैं आज केवल मैं आज थ्योरी पर चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं, तो यहाँ संक्रिया के नाम से लिखा रहता है हिंदी में, तो वो क्या होता है, संक्रियाएं कैसे की जाती हैं ना, तो संक्रियाएं कुछ ऐसे इस प्रकार की जाती हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए संक्रियाएं 3-4 प्रकार की होंगी, पहला रो से रो, रो मतलब पंक्ति है ना, रो से रो होंगी, या कॉलम से कॉलम होंगी, बस यही करेंगे, या तो रो से रो करेंगे या कॉलम से कॉलम करेंगे। ये समझने में अभी सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। या एक प्रक्रिया और होगी कि एक रो से दूसरे रो में बदलने के लिए है ना, उसमें क्या करेंगे, किसी अचर संख्या से गुणा कर देंगे, जैसे मान लीजिए के आर, जैसे मान लीजिए R1 बदल जाए, इसमें देखिए R1 बदल जाए R2 में। अभी ये इस तरह लिखने में आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सवाल में चलता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक हमारे पास पहले से क्या है, आव्यूह है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 7 8 9 10, ऐसे ही लिख देते हैं कुछ भी है ना। अब मान लीजिए हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया R1 गोस टू, R1 किस में बदल गया, इसमें लगा रहे हैं ना, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 गोस टू R2, R1 R2 में बदल जाएगा और R2 R1 बदल जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान तब फिर A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए A बराबर आपका हो जाएगा, R1 क्या है, ये R1 मतलब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के रूप में लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के, तो हो जाएगा 9 10 7 और 8 है ना। लेकिन इस प्रक्रिया में इनका मान नहीं बदला, मान वही रहेगा है ना। अब और हम क्या कर सकते हैं, R1 गोस टू R1 है ना। अब इसकी बात कर रहे हैं वहाँ, अब वहाँ मत देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ R1 ये हो गया, R1 गोस टू R1 माइनस R2। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि केवल R1 बदल रहा है ना, केवल R1 बदल, लेकिन R1 कैसे बदल रहा है कि R1 में R2 को घटा दीजिए, तो 9 में 7 जाएगा तो 2 आएगा, और 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, नहीं 9 में 7 जाएगा 2 आएगा, 10 में 8 जाएगा 2 आएगा, और नीचे क्या आएगा, वही रहेगा 7 और 8 है ना। इस तरह हो गया। और भी परिवर्तन हो सकते हैं, इसी को देखिए आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं R1 गोस टू 3R1, मतलब R1 की जगह क्या करेंगे, R1 पंक्ति R1 में 3 से गुणा करके तब लिख देंगे है ना। तो ये क्या मान हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा बेटा, ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करिए 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, 6 3 दूनी 6, और ये क्या जाएगा 7 और 8। कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रकार का कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसी आपको ज़रूरत होगी उस प्रकार से इसका प्रयोग हम अपने प्रश्नों में करते रहेंगे। अब रही बात यह है कि कहाँ करेंगे, इसकी ज़रूरत क्या है, तो अगला टॉपिक एक आपको मिलेगा, उसको कहते हैं प्रतिलोम, आव्यूहों का प्रतिलोम इनवर्स है ना। तो उस इनवर्स में इसकी ज़रूरत है और वहीं से चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। तो थोड़ा सा इनवर्स के विषय में आज हम चर्चा कर देते हैं और 8 इनवर्स निकाल के आपको
दिखा देते हैं और कुछ इस प्रश्नावली के सवाल भी करवा देंगे आपको। तो उसके बाद आप करिएगा, जैसा होगा फिर आप रिस्पांस दीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा, फिर समझाया जाएगा, है ना। अभी टेंशन मत लीजिएगा कि ये नहीं समझ में आया कैसे होगा, कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो आप उस पर कमेंट करिए, फिर से बताएंगे। तो अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिलोम आव्यूह। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रतिलोम, है ना। प्रतिलोम का क्या मतलब है, प्रतिलोम का क्या मतलब है। तो किसी आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह वह होता है जिसका उसमें गुणा कर दो तो मान क्या आ जाता है, आई आ जाता है। अब ये क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह बी ए है ना, और दूसरा आव्यूह बी है, और दोनों का हमने गुणा किया और आगे आई। आई का मतलब समझ रहे हैं, आई का मतलब ये होता है 1 1 0 0, है ना, 1 1 0 0, या ये एक 1 1 1 0 0 0 0 और 0 यहाँ 0, है ना। इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आई। आई के विषय में, तत्समक आव्यूह के विषय में पहले चर्चा हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा पहले देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए आव्यूह ए है और एक आव्यूह बी है, तो अगर इसका गुणा करने पर ये आई हो जाता है और इसका गुणा करने पर ये आई, दोनों बात बता, तो ए बी का इनवर्स होगा और बी ए का इनवर्स होगा, ठीक है। अब ऐसे आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, थोड़ा सा मैं इसको हल करके दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इनवर्स का मतलब समझ में आ गया, एक का दूसरे में गुणा करेंगे, अगर वो कितना आ जाता है, आई के बराबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि किसका क्या है, इनवर्स। जैसे मान लीजिए एक सवाल हम ले लेते हैं आपकी किताब से, है ना। किताब मेरे पास है बेटा, किताब आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं मैं भेजता रहता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 10 लिखा है, -2 है, फिर आपका -5 है, और क्या लिखा है 1, है ना। अब हमको इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है ए इनवर्स। अब समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमको निकालने के लिए प्रक्रिया क्या अपनानी है। देखिए, हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, पहले ए बराबर लिखेंगे आप आई इंटू ए। पहले आप ऐसे लिखेंगे ए बराबर आई ए, और यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाएंगे। रो ऑपरेशन लगाओ चाहे कॉलम ऑपरेशन लगाओ, केवल रो की हम चर्चा कर रहे हैं, कॉलम की चर्चा कर देंगे। और जो ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे बेटा, इसमें वही ऑपरेशन हम इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। वही ऑपरेशन हम इसमें भी लगाएंगे, जो प्रक्रिया यहाँ अपनाएंगे वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे, ठीक है। और तब तक ये करते रहेंगे जब तक ए किसमें ना बदल जाए, ए जब तक आई में ना बदल जाए, है ना, तब तक ये प्रक्रिया करेंगे। अब थोड़ा सा करके दिखाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ए बराबर आई इंटू ए, ठीक है। क्या लिख दिया हमने, ए बराबर आई इंटू ए। अब ए का मान लिख लेते हैं। ए का मान क्या है, ए का मान आपका है 10 -2 -5 और 1, है ना, बराबर आई का मान। देखो वर्ग आव्यूह है तो तत्समक आव्यूह भी वर्ग वाला ही लेना पड़ेगा, और ये है ना, और यहाँ लिख दिया हमने बेटा ए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हमें एक हर हाल में यहाँ पे देखो, इसको आई के रूप में बदलना है, किसको, इस वाले को आई के बराबर बनाना है। आई का मतलब यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए और यहाँ 0 हो जाए। तो पहले तो यहाँ हम 1 करें, पहले हम यहाँ क्या करें, 1 करें। तो हम क्या कर सकते हैं, अब सोचिए, आप अपने सोचिए। यहाँ पे हम क्या कर दें, केवल लिख दें R2 है, या R1 गोज टू R1 प्लस 2R2, ठीक है। देखिए बात समझिए, यानी R1 किस में बदल जाएगा, R1 बदल जाएगा जब हम R2 में 2 से गुणा करें। तो जब R2 में आप 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा, यहाँ जाएगा 10 -2, और R2 में 2 से गुणा कर रहे हैं ना, 2R2, तो ये जाएगा -10 और 2, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको यहाँ क्या लिखा, R1 प्लस 2R2, यानी R1 में R2 को जोड़ दें। तो जब इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, 10 + 10, 10 + 10, देखो क्या हो सकता है। तो 10 + 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। ये प्लस में है, ये माइनस में है, अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे,
2, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, ये 0 हो गया आपका, और ये आपका वही जैसा था वैसा ही पड़ा रह गया, -5 और 1। ठीक है, जबकि आना क्या चाहिए, आना हमको लाना इस प्रकार से। अब जो प्रक्रिया आपने यहाँ अपनाया वही प्रक्रिया आप यहाँ अपनाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, जब 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ करेंगे वहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 2 आपका, है ना, और ये हो जाएगा 0 और देखिए ऐसा है कि इसको कोई ऐसा नियम नहीं है कि जैसा किताब में दिया है बिल्कुल आप वैसा ही करें, है ना। मैंने कई बार और आपको समझाया कि किताब में दिया है अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप एकदम हूबहू ऐसी तरह से करिए। ठीक है, अपने हिसाब से करिए, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, उससे क्या लेना देना है। अब देखिए इस प्रश्न को हल करते करते, अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे 1 आना जरूरी था, है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस यहाँ पे 1 कभी किसी तरह से कुछ भी हम करें, मान लीजिए इसमें घटाएं तो -1 आ जाएगा, जोड़ें तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 आने की संभावना नहीं है। तो कुल मिला के कुछ ऐसे भी आप व्यू आएंगे जो इस प्रकार इस कंडीशन के आ जाएंगे, जैसे हमने हल करते करते हमारा आ गया, तो इस कंडीशन में इसका प्रतिलोम निकालना संभव नहीं होगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रकार के सवालों का प्रतिलोम नहीं होता, कुछ का बनेगा कुछ का नहीं बनेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई भी ऑपरेशन लगाते लगाते इस फार्म में पहुंच जाएं, लेकिन इस फार्म में यहाँ आना संभव नहीं। आप सोचिए, आप R1 है R2 है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अगर यहाँ ले जाएंगे तो 5 रह जाएगा, अगर यहाँ भी कुछ किए होते घटा देंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, यहाँ 1 किसी मायने में आ नहीं रहा है, जबकि यहाँ 1 आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब ऐसे प्रश्नों का इन्वर्स नहीं निकल रहा है ना, इस पर भी बाद में चर्चा होगी। तो सबका इन्वर्स नहीं निकलेगा, कुछ का इन्वर्स निकलेगा, कुछ का इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो जिनका नहीं निकलेगा इसी प्रकार से करके देखेंगे, नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं है ना, वो कोई मैटर नहीं है। अगर निकल रहा है तो निकल रहा है, नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं। एक सवाल और आपको हम करके दिखाते हैं जिसका निकल रहा हो, ये तो निकला नहीं, इसको छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण आपको किताब में दिया हुआ है, ए बराबर दिया है 3 -1 -4 और 2। ठीक है, इसका हमको इन्वर्स निकालना है। अब आइए देखते हैं इसका निकलता ही नहीं, तो पहले तो यही करेंगे, ए बराबर आइए लिख लेंगे। ठीक है, फिर से समझिए, ए बराबर आइए, इसका नहीं निकला कोई बात नहीं, आप किताब में था, मैंने हल किया, नहीं निकला नहीं निकला, आपको भी इस प्रकार समस्या आ सकती है। हालांकि ये समस्या नहीं है, ये आपको हल करना है, नहीं आएगा तो बाद में लिख देंगे, इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता, है ना। तो एक, अब यहाँ पे ए का मान आप लिख दीजिए 3 -4 -1 और 2, है ना, इस प्रकार लिखा। और आई का मान क्या है, 1 0 0 और 1, और यहाँ हमने लिख दिया 1, है ना। अब हमारा प्रयास क्या होगा, फिर समझिए, प्रयास ये होगा कि यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 0 आ जाए और यहाँ 0 आ जाए। कैसे आएगा, पंक्ति का कोई ऑपरेशन हम लगाएंगे और देखेंगे कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये मान आ जाए। यहाँ पहले तो हम यहाँ 1 लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ 1 लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ 1 लाने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, या तो 3 से क्या करें, भाग दे दें, 3 से पंक्ति 1 में भाग। जैसे देखिए R1 goes to 1/3 R1, यानी R1 में 1/3 से क्या करें, भाग दें। तो जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 की जगह क्या हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, यहाँ -1/3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा माइनस के साथ, और यहाँ केवल 2 बचेगा। लेकिन जो प्रक्रिया यहाँ अपनाएंगे वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 1, है ना। इसको हमको नहीं देखना है, ये तो हम जो प्रक्रिया इधर अपनाएंगे वही प्रक्रिया यहाँ अपनाएंगे, जो भी हो जाए उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए यहाँ 1 आ गया, हमारा एक काम हो गया। अब यहाँ हमको क्या लाना है बेटा, यहाँ हमको लाना है एनी हाउ, मैंने कहा ना एनी हाउ, यहाँ आपको क्या लाना है, यहाँ आपको 1 लाना है यहाँ पे, और यहाँ क्या लाना पड़ेगा, 0। तो ये कैसे होगा,
ये कैसे होगा देखते हैं, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए अगर हम ऐसा कुछ करें कि देखो यहाँ तो हमारा एक आ चुका है ना, यहाँ हमारा एक आ चुका है, तो ये तो जीरो लाना हमारे लिए बड़ा ही आसान है। लेकिन हमको ये पहले ध्यान देना है कि ये कैसे आएगा। अच्छा इसी को, या तो ऐसा करते हैं पहले इसी को जीरो कर लेते हैं, पहले इसको एक कर लें, है ना। तो एक कैसे होगा देखिए, R2, क्योंकि R2 के में समस्या है तो R2 गोज टू R2। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीरो लाना है बेटा, है ना। तो प्लस 4R1, ठीक है। 4R1 का मतलब क्या है, R1 में 4 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, ये 4/3, है ना। अब इसको इसमें क्या करें, देखो समझो थोड़ा सा, आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसमें 4 से गुणा करेंगे, 4R1 लिखा है ना, 4R1 मतलब 4 - 4/3, ये हो गया, ये आपका बन जाएगा, है ना। ये वाला ऑपरेशन मतलब ये हो गया। अब इसको इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ोगे तो 4 4 क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्यों लगे यहाँ 1, यहाँ -1/3, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका जीरो, है ना। और यहाँ पे 4/3 माइनस में है, इसको जोड़ो तो ये आपका देखिए क्या आ जाएगा, 2 - 4/3, 3 - 6, कुल मिला के आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2/3, यहाँ पे 2/3। यही प्रक्रिया आपको बेटा यहाँ अपनानी है। क्या करना है, 4R1 यानी R1 में 4, तो यहाँ पे देखिए, लेकिन R1 में परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन किस में करना है, R2 में करना है, ठीक है। तो ये R1 तो पहले आप लिख लो, जैसे लिखा है वैसे A to Z लिख लो। फिर यहाँ R2 + 4R1, ये 4R1 मतलब इसमें आप जोड़ेंगे 4/3, तो हो जाएगा आपका 4/3 अपने आप हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 है तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को अगर हो तो फिर बेटा बताना, ठीक है, बाद में जैसा होगा बताइएगा। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, हमको इसको क्या करना है, इस वाले ये जो हमारे पास दिख रहा है, इसको हमको हर हाल में एक करना है। एक कैसे हो जाएगा, कोई संख्या मान लीजिए लिखा है A/B, इसको अगर एक करना है तो इसको कर दो B/A से गुणा कर दो, B/A से गुणा कर दो तो अपने आप एक हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, R2 गोज टू 3/2 और R2 में 3/2 से गुणा कर दें, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ये बीच में लिखते हैं बेटा, इसको थोड़ा नीचे, है ना। ये हो जाएगा 1 - 1/3, ये हो जाएगा आपका 0, और ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। यही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, और 3/2 से क्या करना है, गुणा। तो 3/2 से गुणा करोगे तो 3 3 कट जाएगा, तो फिर ये केवल बचेगा आपका 2, है ना। और यहाँ आपका बचेगा 3/2, और यहाँ क्या बचेगा, ठीक है। अब एक केवल हमारे पास एक काम बचा, क्या बचा, इसको हमको 0 करना है। अब बड़ा आसान हो गया, क्या करेंगे, तो R2 है ना, R2 नहीं बल्कि R1 गोज टू R1 + 1/3, ठीक है, 1/3, यहाँ पे 1/3 का गुणा कर देंगे, समझ रहे हो आप। यहाँ 1/3 करेंगे 0 ही रहेगा, वहाँ 1/3 करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 + 1/3 R2। अब देखो, तो जैसे ही 1/3 यहाँ गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो अपने आप हो जाएगा। और ये R1 में परिवर्तन करना है, R2 में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। R2 में कोई परिवर्तन नहीं करना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 - 1 नहीं सॉरी, देखो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे R1 तो यही है, R1 परिवर्तन करना क्या है, 1/3, R2 में 1/3 से गुणा करके उसको जोड़ देना है। तो यहाँ करेंगे तो यहाँ 1 ही आएगा। अब 1/3 यहाँ करेंगे गुणा
तो 1/3 हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ गया। अब हमारा यही हमारा उद्देश्य था कि हम यही कुछ कर पाएँ। अब देखो R1 में 1/3 से R2 में गुणा करके, तो यहाँ पे जैसे ही 1/3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 और 1/3 क्या हो जाएगा 3/3, क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा A, है ना, 1 आ जाएगा। और 1/3, 3/2, इसका गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 1/2, 1/2 को इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1/2, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 3, 3/2, और यहाँ जाएगा बेटा A, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, देखिए जहाँ पे चले थे यहाँ हमको आइडेंटिटी मिल गई, ये आई का फॉर्म है ना, तो हम आई के फॉर्म में पहुँच गए। अब हम A इनवर्स बराबर डायरेक्ट लिख देंगे, ए यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए, A इनवर्स बराबर जो आपके पास है 1, ठीक है। इस प्रकार से A इनवर्स का मान निकालते हैं। तो यही आपके चैप्टर में लास्ट में है, इसी से आपका ख़त्म हो जाएगा। अभी ये सब ऑपरेशन करने में आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है, करिएगा, ना समझ में आए तो पूछिएगा। और इसके साथ साथ ये चैप्टर पूर्णतः ख़त्म हो चुका है। अब आपका काम बाकी है, मेरा काम ख़त्म। बाकी आप प्रश्न करिए, जो समझ में आए आप पूछिएगा, और कुछ करके कुछ भेजा करिए तो समझ में आता है कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। इससे तुमको समझ नहीं आ रहा है कि आप देखते भी हो कि ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।